नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। पाठशाला में आज कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं, सबसे पहले वो बताऊं। रोज की तरह पीएम मोदी का एम फैक्टर वाला चैलेंज निपटा देने का प्लान कैसे देश के लिए बड़ा जरूरी है और वो कैसे प्रभाव छोड़ेगा आप पर, आपके परिवार पर, आज ये बताऊंगा। एम फैक्टर जिसे पीएम मोदी ने अगर कंट्रोल कर लिया तो भारत चमक जाएगा। अभी तो चमक ही रहा है, लेकिन और चमक जाएगा अगर इस एम फैक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल कर लिया। आपकी नौकरी और आपके परिवार पर सबसे जरूरी क्लास आज लेकर आया। इसके अलावा अमेरिका की वो दीवार जो भारत को सेफ बना देगी, आज उसके बारे में आपको देखना चाहिए। साथ ही 300 फीट गहरी खाई में कार गिरी, फिर भी सबके सब कैसे बच गए। 300 फीट गहरी खाई, कार गिर गई, तहस नहस हो गई, लेकिन अंदर बीवी बच्चे सब सुरक्षित कैसे, आज ये बताऊंगा। वो सुसाइड प्लान जो एक कार ने फेल कर दिया, उसका चैप्टर। और आखिर में मोदी योगी बचाएंगे डूबते हुए बॉलीवुड को क्या। बड़े बड़े स्टार्स, फिल्म स्टार्स की गलतफहमी दूर कर देने वाला चैप्टर भी खोलूंगा आज। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। दिल्ली में अभी निकाय चुनाव हुए थे, उसके बाद मेयर का चुनाव होना था, लेकिन आज हो नहीं पाया। मेयर चुनाव के लिए वोटिंग से पहले हंगामा हो गया बॉस। सुबह 11 बजे मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी। उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई भी हो गई। हंगामे के दौरान कुछ पार्षद टेबल पर चढ़ गए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही, और इसी दौरान राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दे दिया। राहुल गांधी ने सेना के अग्निवीरों की तुलना कृषि कानून से कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से किसानों के लिए कृषि कानून थे, उसी तरह से जवानों के लिए अग्निवीर योजना है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार 6 महीने ट्रेनिंग देगी, 4 साल जवानों के हाथों में हथियार देगी और फिर 4 साल बाद ये जवान बाहर निकाल दिए जाएंगे। कंझावला केस के 7वें आरोपी ने आज सुल्तानपुरी थाने में सरेंडर कर दिया। वहीं इस मामले में 6ठे आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। केस में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। कंझावला केस में आज एक नया वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें मृतक अंजलि की दोस्त निधि हादसे के बाद अपने घर जाती हुई दिख रही। निधि के साथ एक युवक भी है जो उसका दोस्त बताया जा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों में लगातार दरारें आ रही, घर के अंदर दीवारें टूट रही। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत 4 धाम प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही जोशीमठ के आसपास एनटीपीसी के सभी प्रोजेक्ट रोक दिए गए। औली रोपवे को बंद कर दिया गया है। सीएम धामी ने प्रभावित इलाके से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के निर्देश दिए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह ने एशियन क्रिकेट के आने वाले टूर्नामेंट्स का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें एशिया कप भी है। इस शेड्यूल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष नजम सेठी ने कहा है कि जय शाह ने एक तरफा तरीके से शेड्यूल जारी किया। हो सकता है कि जय शाह पाकिस्तान सुपर लीग का भी शेड्यूल जारी कर दें। इस पर जय शाह ने नजम सेठी को जवाब दिया और कहा कि एशियन क्रिकेट का शेड्यूल सभी बोर्ड्स को मेल किया गया, सभी से सुझाव मांगे गए थे, इसके बारे में सभी को जानकारी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई सुझाव नहीं आया तो शेड्यूल जारी कर दिया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें उस एम फैक्टर का चैप्टर जिसके चैलेंज को निपटा देने का पीएम मोदी का क्या प्लान है, आपको बताऊंगा। और अगर इस एम फैक्टर को पीएम मोदी ने कंट्रोल किया तो कैसे भारत चमक जाएगा। आपकी नौकरी, आपके परिवार से जुड़ी सबसे जरूरी क्लास सबसे पहले। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एम फैक्टर बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये एम फैक्टर घर घर को प्रभावित कर रहा है। ये एम फैक्टर घर घर को परेशान करेगा। ये एम फैक्टर आपकी नौकरी, आपके परिवार के लिए एक रिस्क की तरह है। लेकिन सबसे पहले आपको आज समझना होगा कि हम किस एम फैक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारे कहेगा अपने एजेंडे के हिसाब से दूसरा मतलब निकाल लेते हैं। जिस एम फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं, वो एम फैक्टर क्या है पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद आगे की बात करूंगा। जिस एम फैक्टर की बात कर रहा हूं,
ये एम फैक्टर नरेंद्र मोदी और देश के लिए एक चुनौती है। और ये तीन है। एक है एम से महंगाई, यानी हर घर को प्रभावित करने वाली महंगाई, एम फैक्टर। और ये क्यों एम फैक्टर देश के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे समझना चाहिए आपको बताऊं। दूसरा है मंदी, यानी आपकी नौकरी जाने का खतरा। तीसरी है महामारी, एम फैक्टर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन इस साल भी 6% से ज्यादा रहने वाला है, यानी दुनिया भर में महंगाई 6% के ऊपर रहेगी, यह आईएमएफ कह रहा है। आईएमएफ ने हाल में कहा है कि 2023 का साल 2022 से भी कठिन होगा। इसलिए आज आपको यह चैप्टर समझा रहा हूं, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे 2022 चलो निकला, 2023 बेहतर होगा, इंडिया ब्राइट स्पॉट है। लेकिन इंडिया के लिए भी चैलेंजेस कम नहीं है। आईएमएफ कह रहा है दुनिया के लिए 2023 मुश्किल भरा होगा, 2022 से ज्यादा मुश्किल, क्योंकि अमेरिका, चीन, यूरोप की आर्थिक रफ्तार धीमी रहेगी। अगर दूसरे चैलेंज की बात करूं, यानी मंदी, एम फॉर मंदी, 1/3 दुनिया इस साल मंदी की चपेट में, 1/3, 1/3, 33% कंट्रीज में मंदी आ जाएगी। आईएमएफ ने कहा है कि जिन देशों में मंदी नहीं है वो भी मंदी जैसा महसूस करेंगे। मतलब भारत में मंदी नहीं आएगी, भारत में मंदी आने का चांस 0% है, पहले भी मैं आपको बता चुका था। लेकिन भारत की स्थिति इस वक्त यह है कि दुनिया में आग लगी हुई है और भारत का घर जो है वो एक तरीके से फायर प्रूफ बना हुआ है। लेकिन अंदर तो गर्मी महसूस होगी ना, आग नहीं लगेगी, लेकिन चारों तरफ जंगल जल रहा हो और आप उसके बीच में एक ऐसे घर में हो जिसमें आग तो नहीं लगेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो महसूस होगा बॉस। अंदर कितना भी एसी चलाइएगा लेकिन थोड़ी तो गर्मी लगेगी। कितनी लगेगी आज वो आपको बताऊंगा। अमेरिका, चीन और यूरोप में मंदी जैसे आर्थिक हालात हैं। ब्रिटेन में भी कहा जा रहा है कि मंदी आएगी जो 2024 तक रहेगी, इतनी बड़ी चलेगी, 2023, 2024। और तीसरा एम, महामारी का चैलेंज। चीन में कोरोना ब्लास्ट के बाद से पूरी दुनिया सहमी हुई। अमेरिका ने कहा है कि चीन के हालात पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। पिछले 7 दिन में पूरी दुनिया में 30 लाख नए कोरोना के केस आ चुके हैं। भारत इससे भी सुरक्षित है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ये 3 एम, महंगाई, मंदी और महामारी, इसको कंट्रोल में रख पाएंगे 2023 में? और नहीं रखेंगे तो आपका हमारा क्या होगा, ये आज आपको समझाने वाला हूं, और बहुत विस्तार से। एकदम आराम से बैठ जाइए और समझिए, आज आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी कि देश इस वक्त कहां खड़ा है, और नरेंद्र मोदी अगर सक्सेसफुल हो गए जैसे अभी वो 2022 में हुए तो देश कहां खड़ा होगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि पाकिस्तान में हालात कितने बिगड़ गए, एनर्जी संकट कितना बढ़ गया, महंगाई कितनी बढ़ गई, आटा रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर पाकिस्तान में बिक रहा है, पेट्रोल 200 रुपए के ऊपर है। लेकिन महंगाई का चैलेंज भारत के सामने भी है, पर भारत में इस पर बहुत होमवर्क हो रहा है। आज ही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महंगाई को कंट्रोल में रखना भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों की टॉप प्रायोरिटी है। मतलब नरेंद्र मोदी के लिए इस वक्त एम फैक्टर जो सबसे ज्यादा उनकी टॉप प्रायोरिटी पर है वो है महंगाई, क्योंकि उनको पता है ये महंगाई अगर हाथ से निकल गई, जिसको अभी तक रोक कर रखा है, तो ये तो महंगाई डायन खाए जाते हैं, और ये डायन अगर बड़ी हुई तो पूरे देश के लिए संकट पैदा कर देगी। क्योंकि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो इससे इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर असर पड़ेगा, आम आदमी पर असर पड़ेगा। आरबीआई के गवर्नर आईएमएफ के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और इसमें पूरे दक्षिण एशिया की बात हो रही थी, साउथ एशिया की। दक्षिण एशिया में हाल यह है कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश दिवालिया होने की कगार पर है, क्योंकि उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं बचा। महंगाई चरम पर है। मैंने आपको पाकिस्तान का हाल बताया है। श्रीलंका में इस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार मात्र $2 अरब से भी कम है। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार $6 अरब से भी कम है। लेकिन भारत, आप आंकड़ा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस मंदी के दुनिया वाले दौर में कितनी मजबूती से खड़ा है, कि आज भी जब लोग इस संकट के दौर में पैसा निकालें तब भी विदेशी मुद्रा भंडार भारत में $562 अरब से ज्यादा है। कहां 2, कहां 6 और कहां 562। तो अपने पड़ोसियों से आप समझ जाइए कि हम कहां हैं इस वक्त, कितने ऊपर है। श्रीलंका में महंगाई दर दिसंबर के महीने में 57.2% बॉस। आप देखिए हमारे पड़ोसियों का हाल क्या है।
महंगाई जिसकी बात कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, यह नरेंद्र मोदी और इंडिया का 2023 का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। आप श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका में महंगाई दर जो है वो इस वक्त 57% के पार है, 57.2%। ये दिसंबर का आंकड़ा बता रहा है। पाकिस्तान, वहां महंगाई दर कितनी है? 24.5%, बॉस 24.5%। ये दोनों जो हैं वो दिसंबर के आंकड़े हैं। दिसंबर, भारत का दिसंबर का आंकड़ा नहीं आया, लेकिन नवंबर का आंकड़ा भारत का हमारे पास है। और भारत में महंगाई दर कितनी है? 5.8% बॉस। ये नवंबर का आंकड़ा है, दिसंबर में इससे और कम होने का अनुमान। कहां 57%, कहां 24.5% और कहां भारत 5.8%। और ये नरेंद्र मोदी ने जो तैयारियां की, जो अपना दिमाग लगाया कि कोरोना में कैसे, कब लॉकडाउन लगाना है, कब जिंदगी बचानी है, कब अर्थव्यवस्था बचानी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है योजनाओं में, परियोजनाओं में, ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया घूमे, कितना क्या करना है, उसका नतीजा है कि यहां पर महंगाई कंट्रोल में। हमारे यहां फिर भी विपक्ष रोता रहता है। लेकिन आज जब महंगाई की बात कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि पाठशाला में जब हमारे पास यह मौका होता है कि हम उसकी डिटेलिंग में जाएं, आपको दूसरी जगहों पर जो बातें समझ में आती हैं उससे ज्यादा बात समझ में आए, आप मास्टर होकर निकले। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस महंगाई दर की बात कर रहा हूं, यह है महंगाई। अब इसको बड़ा विस्तार से समझिए, हल्का हल्का ऊपर छिछला में मजा नहीं आता। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, एक बड़ा सा गोला बनाइए, ठीक है। महंगाई दर तय करने में जो चीजें होती हैं उनके वेटेज के हिसाब से होता है। हर चीज महंगी हो जाए और आपको प्रभावित करे, बड़ी आबादी को प्रभावित करे, ये जरूरी नहीं। मान लीजिए मोबाइल महंगा हो गया, बड़ी आबादी के पास ऑलरेडी मोबाइल है, वो नहीं खरीदेगा, तो उसके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला ना। इसलिए किस चीज का कितना प्रभाव पड़ता है पहले उसको समझिए। करीब करीब जो खाने पीने का सामान है, खाने पीने का सामान, महंगाई में इसका वेटेज जो होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भाई कोई भी आदमी होगा वो खाएगा पिएगा तो है ही, इसका वेटेज होता है 46%। मतलब महंगाई में को तय करते वक्त, महंगाई दर को तय करते वक्त देखते हैं कि खाने पीने का सामान कितना महंगा हुआ, तो 46% वेटेज जो होता है महंगाई में वो खाने पीने की चीजों का होता है। रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहले मकान की बात कर लेते हैं। 10% जो हिस्सा होता है वो हाउसिंग का होता है। कोई भी आदमी कहीं तो रहेगा, अगर किराया महंगा हो गया, अगर घर खरीदना महंगा हो गया तो महंगाई आपको दिखने लगती है, तो महंगाई पर इंपैक्ट पड़ता है। तो हाउसिंग का हिस्सा होता है 10%। अब हम आते हैं रोटी, मकान हो गया, कपड़ा। ये जो कपड़ा है, क्लोथिंग और फुटवेयर, उसका हिस्सा होता है 7%, क्योंकि कपड़ा तो आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अच्छा, इसमें 7% इसलिए क्योंकि कई लोग हो सकता है पुराने से काम चला लें अगर कपड़ा महंगा हो रहा है। इसके बाद हिस्सा आता है 7% का, वो आता है पेट्रोल और लाइट, पेट्रोल डीजल लाइट ये मिला, तो इसका 7%। पान, टबाको, इतनी महंगाई है, सिगरेट पी रहे हैं, ये सब का हिस्सा आता है पान, टोबैको, इसका है 2%। और अन्य जो है बाकी की चीजें, वो अन्य आती हैं 28% कैटेगरी। तो मोटे तौर पर अगर खाने पीने की चीजों के दाम आप कम रखें तो महंगाई कंट्रोल में रहती है। बाकी मकान सस्ता हो, कपड़ा सस्ता हो, पेट्रोल वगैरह, ये सब का इंपैक्ट पड़ता है। अब आप समझिए कि महंगाई दर तय करने के जो पैमाने हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया और क्या उनके लिए आगे का चैलेंज है। जैसे फूड एंड बेवरेजेस, इसके खाने पीने के सामान की बात करो, अक्टूबर से नवंबर में इसकी महंगाई जो है ये 1% डाउन गई है। ये इसका बता रहा है। खाने पीने की चीजें 1% के करीब नीचे गई हैं अक्टूबर से नवंबर में, मतलब शुभ संकेत है। सबसे ज्यादा महंगाई किससे प्रभावित होती है? खाने पीने की चीजों की कीमत से। उसको कंट्रोल में रखा, 1% नीचे कर दिया अक्टूबर से नवंबर। आपको लग रहा होगा कि बहुत कम गिरावट है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है और इसे ना सिर्फ कंट्रोल में रखा गया है बल्कि कम किया गया है। सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ने वाली चीज है। इसी तरह से हाउसिंग,
अक्टूबर से नवंबर में जो घर की कीमतें, घर खरीदने की कीमत है, इसमें कमी आई है बॉस, 0.29%। ये सॉरी बढ़ गया है, 0.29% बढ़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मात्र जरा सा 1% भी नहीं, 0.29% बढ़ा है। तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं होगी। इसी तरह से क्लोथिंग और फुटवेयर, इसमें महंगाई जो है ये 0.60% बढ़ी है। तो ये भी बढ़ी है। क्यों कह रहा हूं कि देखिए ये सब चैलेंज है अभी नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं, जो योजनाएं ला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे ये सब रॉकेट नहीं बन रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, अभी दुनिया का दिखाऊंगा आपको, पता चलेगा कैसे वहां रॉकेट बना हुआ, लेकिन इंडिया में उसको कंट्रोल में रखा गया। इसी तरह से फ्यूल और लाइट को देखिएगा, इसकी महंगाई 0.44% बढ़ी, 0.4%, ज्यादा नहीं। महंगाई में सबसे ज्यादा जिसका वेटेज है उसकी महंगाई को कम किया गया, कंट्रोल में रखा गया, और दूसरे पैमाने जिनका वेटेज कम है उनमें भी महंगाई को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया गया। ये दिख रहा है। तो ये चीज आपको अब समझ में आएगी कि जब हम कह रहे हैं कि भाई हमारे यहां 5.8 है और घट रहा है और महंगाई दर, वो इसकी वजह से है कि खाने पीने की चीजें जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करती हैं उसको पकड़ के रखा हुआ है, और बाकी चीजों को ज्यादा आगे भागने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट है ना भाई दूसरी चीजें, जैसे कपड़ा बाहर से अगर मान लीजिए चीजें आ रही हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है, पेट्रोल आपको बाहर से खरीदना पड़ रहा है, उसके बावजूद अगर 1% भी कीमत नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब कंट्रोल में है चीजें। और इसको अगर आपको समझना हो कि भारत में कितने कंट्रोल में है, तो आपको दुनिया की सबसे ताकतवर और स्थिर माने जाने वाली अर्थव्यवस्था में से एक अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हाल दिखा देता हूं। अमेरिका में अगर आप देखिएगा, भाई वो तो बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में फूड एट वर्क और स्कूल, इसको अगर आप महंगाई में देखिएगा तो अक्टूबर 2021 के मुकाबले अक्टूबर 2022 में 95% कीमतें बढ़ गई हैं। मतलब खाने पीने की चीजें जो काम और स्कूल से जुड़ी हुई हैं उसमें 95% कीमत में बढ़ोतरी हुई है। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमारे यहां जब 1% भी नहीं बढ़ रहा, 0.4, 0.6 बढ़ रहा है, तो क्यों मैं कह रहा हूं कि बहुत कंट्रोल में। अमेरिका में फूड एट होम की महंगाई देखें, घर पर जो आप खाना खाते हैं, उसकी कीमत 2021 के मुकाबले 2022 में 12% बढ़ गई। अमेरिका में एनर्जी में महंगाई अगर आप देखें तो 2021 के मुकाबले अक्टूबर 2022 में 17.5% की बढ़त है अमेरिका। इससे आप समझिए कि भारत कितने कंट्रोल में चल रहा है। लेकिन चुनौती यह है कि कितने दिन इसको इसी तरह से कंट्रोल में रखा जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर यही काम करते रह गए, कंट्रोल में रख पाए जैसे अभी रख पा रहे, तो फिर भारत को कोई रोकने वाला नहीं है बॉस। भारत पीछे मुड़ के देखेगा तो सब नीचे दिखेंगे, पीछे नहीं दिखेंगे। और इसको बताने के लिए, समझाने के लिए दुनिया में क्या हाल है और भारत में क्या स्थिति है, अगर इसको आपको रीजन वाइज बताऊं ताकि आपको पता चले कि आस पड़ोस में क्या हाल है। साल 2021 में महंगाई दर जो सालाना औसत 2021 का पूरे यूरोप में 3.5, इसको आपको जरा ऐसे समझाता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको आप ऐसे समझिए। 2021, 2022 और आपको 2023 के लिहाज से दिखाता हूं कि क्या प्रोजेक्शन है। सबसे पहले आप यूरोप को देखिए, जिसके बारे में बात कर रहा हूं। यूरोप को आप देखेंगे, यहां 2021 में महंगाई दर 3.5% थी। ये महंगाई बता रहा हूं, महंगाई दर यूरोप में, पूरे यूरोप में एवरेज था 3.5% महंगाई दर चल रही थी 2021 में, जब कोरोना के संकट के बाद दुनिया खड़ी हो रही थी। सोचिए तब भी ये लोग 3.5% थे। सेंट्रल अमेरिका को देखिए, सेंट्रल अमेरिका, यहां महंगाई दर कितनी थी 2021 में? ये थी 4.5%। ठीक है। मिडिल ईस्ट जो अरब देश है, वहां पर क्या स्थिति थी? यहां पर 2021 में 12.5% की महंगाई दर। अब आपको दिखाता हूं अफ्रीका, जो अफ्रीकन कंट्रीज कॉन्टिनेंट, वहां पर क्या स्थिति थी? 12.8%, करीब 13% की महंगाई दर। और उस वक्त भारत में महंगाई दर कितनी थी? भारत में थी 5.5%। तो अगर आप देखें तो भारत अगर यूरोप और सेंट्रल अमेरिका को छोड़ दीजिए तो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में था, 5.5%।
लेकिन फिर अगले साल क्या हुआ, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। अब आप देखिए कैसे कमाल आपको दिखेगा भारत का, कि कैसे हम बेहतर स्थिति में। जब अगला साल आया और रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो चरम पर गया, तो यूरोप में 3.5% की महंगाई दर 9.8% पे चली गई। 9.8%, करीब 10% हो गई सीधा 3.5 से। सेंट्रल अमेरिका में महंगाई दर 7.4% पे चली गई। सारे रिकॉर्ड टूटने लगे दशकों के। मिडिल ईस्ट में 13.2 पर चली गई। अगर आप देखें, अफ्रीका में करीब 13% पे थी, 14.5% पे चली गई युद्ध के दौरान। लेकिन भारत में इतना संकट होने के बावजूद 6.9% पर महंगाई दर रही साल 2022 में। 7% भी क्रॉस नहीं हुआ। दुनिया का हाल देख लीजिए, यूरोप बाप बाप कर रहा है, अमेरिका बाप बाप कर रहा है, लेकिन भारत 7% पे है। और हमारे यहां लोग हंगामा करते हैं, भारत में महंगाई है। दुनिया का हाल देख लीजिए, दुनिया गिर गई थी महंगाई के साथ। और 2023 का जो महंगाई का अनुमान है कि अभी घटेगी भी, तो यूरोप में रहेगी 6.9% 2023 में। सेंट्रल अमेरिका में घट के होगी 5.4%। मिडिल ईस्ट में होगी 11.3%। अफ्रीका में होगी 12.4% 2023 में। और भारत में कितनी होगी, क्या प्रोजेक्शन है कि भारत में महंगाई दर हो जाएगी घटकर 5.1%। तो ये महंगाई का जो एम फैक्टर है उसको नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल में किया हुआ है। और दुनिया में अभी भी आप देखिए, इस साल भी भारत में सबसे कम महंगाई दर रहेगी, ये प्रोजेक्शन है। यूरोप में हमसे ज्यादा, अमेरिका में हमसे ज्यादा, अफ्रीका में हमसे ज्यादा, मिडिल ईस्ट में हमसे ज्यादा, भारत में दुनिया में सब इन बड़े बड़े इलाकों में सबसे कम महंगाई दर रहेगी। यह है प्रोजेक्शन। आज ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7% रही। जीडीपी को लेकर सरकार का अनुमान आरबीआई के अनुमान से ज्यादा है। आरबीआई का अनुमान था कि 6.8% विकास दर रहेगी और अपना सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि 7%। 2022-23 के पहले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर तक भारत की जीडीपी ग्रोथ और दुनिया की जीडीपी ग्रोथ की तुलना अगर करें तो आपको समझ में आएगा कि भारत ने कैसे परफॉर्म किया। अगर आप इसको दुनिया से कंपेयर करने बैठे कि भारत कहां है और दुनिया कहां है, भारत वर्सेस दुनिया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज तो भारत अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर ये युद्ध वगैरह चलता रहा तो बड़ी दिक्कत होगी। इसको अगर आप देखें सितंबर 2022-23 के लिए आंकड़ा देखते हैं, भारत की जो विकास दर 9.7%, इंडोनेशिया के लिए यही दर कही जा रही है कि ये रहेगी करीब 5.6%। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के लिए 3.4% बॉस, फ्रांस के लिए 2.5%, 2.5%, और बाकी यूरोप के लिए विकास दर रहेगी 3.2%। चीन के लिए 2.2%, अमेरिका के लिए 1.8%। यह देखिए भारत की स्थिति। जापान के लिए 1.7%। यह है भारत की स्थिति, 9.7%, दुनिया में टॉप पर। दुनिया के मुकाबले भारत की विकास दर कैसे पिछले 10 साल में बढ़ी है, यह आपको आईएमएफ के आंकड़े से दिखाता हूं। और अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, जरा इस ग्राफिक्स को स्क्रीन पर डालिए, आपको समझ में आएगा। इसमें अगर आप देखेंगे साल 2012 में, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जरा इसको यहां डालिए, आपको समझने में और आसानी होगी कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, कि भारत कैसे मजबूती से खड़ा हुआ है पिछले 8 साल में। यह आपको समझ में आएगा। ये जो आप हरा हिस्सा देख रहे हैं, ये थोड़ा 3 से 6% विकास दर वाला है। ये जो गहरा डार्क देख रहे हैं ना, ये है 3 से 6%,
और हल्का वाला जो देख रहे हैं वो उससे कम वाला है, और ये जो ऑरेंज देख रहे हैं ये माइनस वाला है। तो ये 2012 की तस्वीर दिखा रहा है। अगला अगर आप देखेंगे, भारत देखिए डीप हरे में, यानी बेहतर स्थिति में। 2014 आने में डीप बना हुआ, अभी भी बना हुआ। इसको अगर 2012 में हमारी विकास दर 5.5% थी, 2014 में 7.4%। अगला अगर आप देखेंगे 2015 में, अभी भी हम आ रहा है और बढ़कर हम जो है 2015 में 8% पे पहुंच गए। तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। 2016 में 8.3% हो गया, अभी भी डार्क ग्रीन है। देखिए सब हल्का ग्रीन होना शुरू हो गए, कहीं कहीं ऑरेंज हो गया, कहीं कहीं लाल हो गया, भारत अभी भी डार्क ग्रीन है। 2017 में अगर आप देखेंगे अभी भी भारत डार्क ग्रीन बना हुआ है। 2018 में अगर देखेंगे भारत डार्क ग्रीन बना हुआ है, दूसरी जगहों पर स्थिति खराब होनी शुरू हुई। उसके बाद अगर आप 2020 पर आए, 2019 भी ठीक है भारत का, 2020 में आए जब पेंडेमिक आता है। अब आप इसमें देखिए कि कैसे दुनिया में ये सब लाल हो गया, पूरा इधर लाल, इधर लाल, इधर लाल, इधर ऑरेंज हो रखा है। बहुत कम जगह हैं जहां आपको हल्का हरा दिख रहा है, और भारत भी लाल हो गया क्योंकि जो अर्थव्यवस्था गिरी 2020 में पेंडेमिक के समय, उसका प्रभाव इंडिया पर भी पड़ा। और इसलिए जब मैं कहता हूं कि दुनिया के लिहाज से आपको भारत को देखना होगा, ये देखिए ना भाई दुनिया का क्या हाल हो रहा है। उसके बाद 2021 आया, भारत फिर देखिए डीप ग्रीन हो गया 8.7%। और 2022 के लिए भी अगर आप देखेंगे, युद्ध शुरू हुआ, यहां लाल हो गया, इधर हल्का हरा होना शुरू हुआ, भारत डीप ग्रीन है, मतलब बेहतर स्थिति। 2023 के लिए अगर आप देखेंगे, इधर देखिए सब हल्का हरा होना शुरू हो गया, भारत अभी भी डीप ग्रीन है, मतलब बढ़िया स्पॉट। और ये अनुमानित है, और 2024 के लिए भी अनुमानित है कि सब ऐसे ही हल्के हरे में रहेंगे और भारत डीप ग्रीन यानी बेहतर विकास दर में रहेगा 6.8%। ये दुनिया के लिहाज से देखिए कि कैसे भारत अलग से नजर आ रहा है दुनिया में, ब्राइट स्पॉट जिसको कहते हैं। इसको ऐसा बनाए रखना नरेंद्र मोदी का चैलेंज है, महंगाई, मंदी और महामारी से बचाकर रखना। पूरी दुनिया किस हालत में है और भारत की स्थिति क्या है और क्या चैलेंज है, ये आपको समझ में आया। लेकिन आज आपको यह भी बता देता हूं कि दुनिया की स्थिति फिलहाल तो सुधरने वाली नहीं लग रही, और इसलिए कह रहा हूं कि ये चैलेंजेस नरेंद्र मोदी के लिए बढ़ेंगे। भारत को ऐसा बना के रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि युद्ध अगर रुक जाएगा तो शायद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अब युद्ध पुतिन चाहेंगे तो भी यूरोप वाले खत्म करने नहीं देंगे, क्योंकि यूरोप को लग गया है कि फिलहाल उन पर जो संकट था वो दूर हो गया। यूक्रेन युद्ध से जो महंगाई बढ़ी थी और जो संकट आया था, उसमें यूरोप के लिए तो ऐसा हाल था कि महीनों से यहां वहां सब डर में जी रहे थे कि सर्दियां आएंगी तो हमारा क्या होगा। वहां तो बर्फ गिरती थी, सर्दियां आएंगी तो गर्म रखने के लिए बिजली गैस ज्यादा लगेगी, और बिजली गैस की कमी के से दाम तो वैसे ही बढ़े हुए हैं, इसलिए सबका बिजली गैस का बिल बढ़ने वाला था। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सर्दियों में यूरोप में 2-2 लाख रुपए का बिजली बिल आएगा। इसी वजह से यूरोप के देशों ने तेजी से गैस का स्टॉक फुल करना शुरू कर दिया था। लेकिन यूरोप को अब तक गैस का संकट झेलना ही नहीं पड़ा, क्योंकि यूरोप को इस बार वहां के मौसम ने अब तक बचा कर रखा है। यूरोप में अक्टूबर से लेकर जनवरी में अब तक सामान्य तौर पर जो मौसम कड़ाके की ठंड वाला रहता था, वहां इस बार उतनी ठंड ही नहीं है। धूप निकली हुई है भाई, लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं। इस मौसम में वहां बर्फ गिर जाती थी। यूरोप में तो कहा जा रहा है कि वो वहां सर्दियों में भी हीट वेव चल रही है, मतलब उनको गर्मी लग रही है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यूरोप में इस बार जनवरी में जितना टेम्परेचर है उतना इतिहास में अब तक नहीं रहा। आमतौर पर वहां इस समय तक स्नोफॉल होने लगता है, लेकिन आप वहां का तापमान देखिए कि जनवरी की सर्दी में मई जून की गर्मी पड़ रही है। जैसे अगर आपको बताऊं, पोलैंड, वहां कोर्बेलो में तापमान 19 डिग्री चला गया। यह तापमान यहां मई में होता था, जनवरी में है बॉस। जनवरी में यहां तापमान 1 डिग्री रहता था, अब 19 डिग्री पर। बेलारूस के सिकोजे में तापमान 16 डिग्री के पार है, जबकि वहां आमतौर पर इस समय तापमान 0 डिग्री के आसपास रहता था। जर्मनी में इस समय 20 डिग्री है भाई, जबकि सर्दियों में वहां औसत तापमान 3 डिग्री चला जाता है। फ्रांस में इस वक्त 24 डिग्री टेम्परेचर, जबकि सर्दियों में औसत तापमान 1 डिग्री से 7 डिग्री रहता है। स्विट्जरलैंड में तापमान 20 डिग्री है, स्विट्जरलैंड में, जबकि सर्दियों में वहां -2, -7 चला जाता है, बर्फ गिरती है, शूटिंग होती थी वहां बर्फ में। इस बार 20 डिग्री है। ब्रिटेन का तापमान 12 डिग्री पर है, जबकि सर्दियों में औसत तापमान 2 से 7 डिग्री रहता है। स्पेन में इस समय तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सर्दियों में वहां 10-13 डिग्री तक चला जाता है। चेक रिपब्लिक में तापमान 20 डिग्री के आसपास है, औसत तापमान यहां -1 से -9 डिग्री चलता है। नीदरलैंड में 16 डिग्री है, सर्दियों में यहां औसत तापमान 3 डिग्री रहता है।
तो इस तरह के हालात है यहां। यूरोप के इन सभी देशों में कई इलाकों में तो सर्दियों का औसत तापमान 0 डिग्री रहता है और कई इलाकों में माइनस में चला जाता है। लेकिन इस बार पूरे यूरोप का हाल यह है कि तापमान सामान्य से 10-20 डिग्री ज्यादा है, सामान्य से 10-20 डिग्री ज्यादा। आपको स्विट्जरलैंड का हाल दिखाता हूं। स्विट्जरलैंड में आमतौर पर इस समय स्नोफॉल होता है, स्केटिंग बड़े पैमाने पर शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। बर्फ से ढके पहाड़ों पर इस बार ग्रीन पैच दिख रहा है क्योंकि बर्फबारी उतनी हो ही नहीं रही। स्विट्जरलैंड में विल्लार-सुर-ओलान और क्रांस मोंटाना जैसे स्की लोकेशंस पर जहां लोग स्केटिंग करने जाते थे बर्फ पर, वहां घास, चट्टान और गंदगी के पैच दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर जनवरी में ये सारे इलाके बर्फ से ढके दिखाई देते थे। क्रिसमस से लेकर नए साल तक स्विट्जरलैंड में विंटर टूरिज्म पीक पर चला जाता था। लोग घूमने जाते थे बर्फ देखने। यहां घास दिख रही है भाई, यहां की ऊंची पहाड़ियों पर कई स्लोप बने हैं जिन पर स्कीइंग होती थी, लेकिन इस बार कुल 228 स्लोप में से सिर्फ 85 स्लोप पर्यटकों के लिए खुल पाए क्योंकि बाकी स्लोप पे बर्फ ही नहीं है। स्की क्या करोगे? सर्दियों के इस मौसम में आमतौर पर यूरोप के ज्यादातर देशों में लोग पहाड़ों पर स्की रिजॉर्ट्स में जमा हो जाते हैं। दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। स्की करने के लिए आने वाले टूरिस्ट आ तो रहे हैं, लेकिन बर्फ मिल नहीं रही। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब यूरोप में बर्फबारी कम होती है तो वहां पर स्की के लिए आर्टिफिशियल बर्फ डाली जाती है, लेकिन इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है कि आर्टिफिशियल स्नो भी काम नहीं कर रहा, वो भी पिघल जा रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है यूरोप। जर्मनी का हाल देखिए। जर्मनी में साल की शुरुआत में स्नोफॉल होता है, इस बार नहीं हो रहा और इसकी वजह से ज्यादातर हॉलिडे स्पॉट्स पे बर्फ नहीं है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर रोपवे ऑपरेटर्स खाली बैठे, कोई देखने ही नहीं आ रहा। क्या देखेंगे? नीचे घास देखने आएंगे। जर्मनी के रोपवे ऑपरेटर्स का कहना है कि इस तरह के हालात पिछले 20 साल में कभी नहीं हुए। स्नोफॉल नहीं होने की वजह से स्की रिजॉर्ट भी बंद पड़े हुए हैं। आपको यूरोप के एक और देश चेक रिपब्लिक की तस्वीर दिखाता हूं। चेक रिपब्लिक में भी बर्फबारी नहीं हो रही, जबकि इस समय वहां आमतौर पर बर्फ गिरने लगती है, जिससे पहाड़ों पर बर्फ जम जाती थी और लोग उस पर स्की करते थे। स्थिति यह है कि यहां कई स्की रिजॉर्ट में जिन लोगों ने पहले से बुकिंग कराई थी वो अब उसे कैंसिल कर रहे हैं। यानी सर्दियों में गर्मियों जैसा हाल हो रखा और इसलिए यह कहा जा रहा है कि युद्ध जो है वो हो सकता है और बढ़ जाए, क्योंकि वहां पर यूरोप में लोग चिंतित थे कि भाई अगर युद्ध जो है वो रोकना पड़े या कहना पड़ेगा कि भाई कम कर दो, क्योंकि वहां पर स्थिति ऐसी थी कि अगर ठंड आ गई तो कहां से लाएंगे गैस। यहां तो उल्टा मामला हो गया, गर्मी पड़ रही, तो ये लोग तो और गरमाएंगे युद्ध को कि गर्म हो। और अगर वो होगा तो नरेंद्र मोदी और भारत जो बेहतर स्थिति में है उसके लिए भी चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। पाठशाला में अब अमेरिका की उस दीवार का चैप्टर जो भारत को सेफ बना देगी। कोई भी देश तभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े खतरे से सुरक्षित रहता है जब वहां राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेने वाली सोच होती है। हमारे यहां तो सोच ये है कि कोई कहीं से बाहर से आकर बस जाए, कहीं पर जमीन घेर कर बैठ जाए, पहचान पत्र बनवा ले, अगर उनकी पहचान जानने को कह दिया जाए, उनके कागज दिखाने को कह दिया जाए, तो ऐसे लोगों के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा कि एनआरसी को लेकर कितना हंगामा हुआ था, जबकि एनआरसी आई भी नहीं थी, एनआरसी का ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ था, लेकिन मॉल यह बना दिया गया कि कागज नहीं दिखाएंगे। अभी हल्द्वानी का मामला चल रहा है तो एक बात यह भी कही जा रही थी कि उत्तराखंड जैसे बॉर्डर स्टेट और संवेदनशील राज्य में इस तरह के मामलों को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग तो हैं भाई स्थानीय, लेकिन कोर्ट भी कह रहा है ना कि कागज देखिए कहीं कोई बाहर से तो नहीं आया हुआ है। लेकिन यह कहना भी गुनाह बना दिया जाता है कि जो लोग अतिक्रमण करके बस गए हैं उनकी पहचान की जाए, क्योंकि यहां तो यह फैशन है कि अगर आप ये बात कर दी तो आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं, क्योंकि आप उनके एजेंडे के हिसाब से बात नहीं करते। इसलिए तो भारत में ना तो घुसपैठियों की पहचान की चिंता होती है, ना ही अतिक्रमण करने वालों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार घुस गए, एक बार जमीन घेर कर बैठ गए तो कोई हटाने वाला नहीं। अब एक बात बताइए, चलिए ठीक है यहां पर नहीं दूसरी जगह देख लीजिए, कहीं देख लीजिए जहां अतिक्रमण है, वहां बाहर से अगर कोई आकर बैठ जाए, हिंदू इलाके में ही बैठ जाए, कोई जरूरी नहीं कि इधर ही बैठे उधर ही बैठे, तो आप कैसे पहचानेंगे अगर यह कह दिया जाएगा कि कागज ही नहीं दिखाएंगे। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी बात होती है। और अमेरिका जैसे देश जिनके पास बहुत पैसा है,
वहां कोई अतिक्रमण तो भूल जाइए, वहां किसी को आसानी से अंदर तक नहीं आने दिया जाता। अमेरिका का पड़ोसी देश है मेक्सिको। जो लोग सीधे तरीके से अमेरिका नहीं जा पाते, उनमें से कुछ लोग कई बार ये कोशिश करते हैं कि मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में एंट्री मिल जाए। इसी वजह से मेक्सिको के रूट से अमेरिका में अवैध घुसपैठ की कोशिश होती रही। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने दुनिया की परवाह नहीं की कि वो क्या कहेंगे, क्या होगा। वहां पर बॉर्डर पर 30 फीट ऊंची लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई। ये देख रहे दीवार, 30 फीट ऊंची लोहे की दीवार खड़ी कर दी, क्योंकि उनको बाहर के लोग नहीं चाहिए, उनको अपना देश सुरक्षित रखना है। बॉर्डर पर जिन जगहों पर लोहे के बाड़े लगाए गए थे, उनकी जगह भी वहां लोहे की दीवार खड़ी की गई। और अब इतनी ऊंची दीवार को कोई पार करके जा नहीं पाता। अक्सर ऐसा होता है कि दीवार को पार करने के चक्कर में जान तक चली जाती है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जो इतनी ऊंची दीवार को लांघने के लिए भी जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसे लोग भी हैं कि किसी तरह से बस अमेरिका में दाखिल हो जाएं। अमेरिका में घुसने के लिए कुछ लोग लोहे की दीवार पर किस तरह से चढ़कर इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप देखिए। और सुरक्षाकर्मी देरी हो जाती है। 10 दिन पहले ऐसा हुआ भी, और एक भारतीय परिवार के साथ हुआ, जब एक व्यक्ति मेक्सिको से अमेरिका में घुसने के लिए लोहे की दीवार पर चढ़ गया। गुजरात के रहने वाले ब्रिजलाल अपनी पत्नी और 3 साल के बच्चे के साथ दीवार पर चढ़ गए। दीवार से गिरने से ब्रिजलाल जी की मौत हो गई और पत्नी बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेरिका और मेक्सिको के बीच 3145 किलोमीटर लंबी सीमा है, और अब इतने बड़े हिस्से में हर 50 मीटर पर जवान तो खड़े नहीं कर सकते आप, इसलिए अमेरिका ने लोहे की दीवार बना दी। और यह कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आएगा। यह दीवार, जब मैं आपको इसकी डिटेलिंग दूं, यह दीवार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में बनवाई थी, जो करीब 732 किलोमीटर लंबी है। ट्रंप के बनवाने की वजह से इसे ट्रंप वॉल भी कहा जाता है, जो डोनाल्ड ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। इस दीवार की ऊंचाई 30 फीट है, यानी अगर आप 6-6 फीट के 5 आदमी को एक के ऊपर एक खड़ा कर दे, तब छठा आदमी पार कर पाएगा। जमीन के 10 फीट नीचे इस दीवार को खड़ा किया गया है। दीवार की जमीन के नीचे ऑप्टिक फाइबर केबल भी है, यानी अगर कोई इसमें सुरंग करके घुसपैठ करने की कोशिश करे तो तुरंत पता लग जाता है। इस दीवार में एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, ताकि वहां लगे सीसीटीवी में सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हो। इसे बनाने का खर्च सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 1,20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। लेकिन अमेरिका ने यह खर्च किया, डोनाल्ड ट्रंप ने यह खर्च किया, क्योंकि उन्हें अपने देश को सुरक्षित रखना था। ट्रंप ने अमेरिका बॉर्डर पर यह दीवार इसलिए बनवाई थी क्योंकि अमेरिका में हर साल लाखों की संख्या में घुसपैठ होती थी, और ज्यादातर मेक्सिको बॉर्डर के रूट से होती थी। आपको इस रूट से अमेरिका में घुसपैठ करते हुए पकड़े गए लोगों का अगर आंकड़ा बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि यह दीवार अमेरिका के लिए कितनी जरूरी थी, और इस दीवार के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आया है। अगर आप अमेरिका में घुसपैठ को देखें, अमेरिका में घुसपैठ जो बॉर्डर से होती है, इसको अगर तो आप सोच रहे होंगे अमेरिका में घुसपैठ की बात करते करते मैं कहां गायब हो गया, ये वाला माइक गड़बड़ हो गया था, ये दूसरा लग रहा था, तो वो हमने छुपा के कर लिया, आपको विजुअल के पीछे डाल दिया। तो अमेरिका में घुसपैठ की बात बता रहा था। आप देखिए साल 2000 में, साल 2000 में करीब 1,60,000 घुसपैठिए पकड़े गए। 1,60,000 साल 2000 में। 2020 में 2020 कितने पकड़े गए आपको पता है? 40,000, 1/4। इस दीवार का कमाल देख रहे हैं आप, कहां 1,60,000 पकड़े जाते थे, कहां 40,000 पकड़े गए, और वो भी पकड़ में आ गए।
जब ये दीवार बन रही थी तो ट्रंप का अमेरिका और दुनिया भर में विरोध हुआ था। वैसे ही जैसे भारत में जब घुसपैठियों को निकालने की बात होती है, एनआरसी का एन बोल दीजिए, लोग जो है वो हंगामा करने लगते हैं, मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल तक हो जाता है। वैसे ही ट्रंप ने झेला, लेकिन उन्होंने दीवार बनाई और उसका नतीजा देख लीजिए, घुसपैठियों की संख्या कितनी घट गई। अमेरिका ने दरअसल 9/11 आतंकी हमले के बाद से अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया। बॉर्डर से लेकर एयरपोर्ट तक सिक्योरिटी बेहद सख्त है। आपने कई बार सुना होगा कि अमेरिका में एयरपोर्ट पर पूरे कपड़े उतरवाकर चेकिंग होती है। आम नागरिक हो, नामी हस्ती हो, हर किसी को एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। आपको याद होगा साल 2018 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी, वो तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पर्सनल टूर पर अमेरिका गए थे। तब एयरपोर्ट पर उनके कपड़े उतरवाकर जांच हुई थी। अमेरिका ने यह नहीं देखा कि वो एक प्रधानमंत्री हैं, कपड़े उतरवा दिए और जांच की। अमेरिका में इमिग्रेशन यानी विदेश से आने वालों के लिए पॉलिसी बहुत सख्त है। वहां का वीजा हासिल करना आसान नहीं है। अमेरिकी वीजा हासिल करने के लिए जो इंटरव्यू होता है वो पहले तो बहुत कठिन होता है। अमेरिका में वीजा के लिए इंटरव्यू के लिए वेटिंग पीरियड इतना लंबा है कि सोचकर ही जाना छोड़ देंगे आप। अगर वहां काम के मकसद से जाना चाहते हैं तो वीजा इंटरव्यू के लिए कितने दिन लगेंगे आपको पता है? 1000 दिन, यानी करीब 33 महीना, यानी करीब 3 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। इसके बाद इंटरव्यू के लिए आपका नंबर आ भी गया और अगर आपके पास एक भी कागज कम हुआ तो समझिए आपका अमेरिका जाने का सपना वहीं धरा रह जाएगा। इतना पर्टिकुलर है ये लोग देश में एक आदमी को आने देने को लेकर। बाहरी से घुसपैठ को लेकर हर देश सावधान और सतर्क रहता है। यूरोपीय देश जर्मनी में के एक बड़े नेता हैं मार्टिन हेस। मार्टिन हेस ने जर्मनी में बढ़ते शरणार्थियों की तुलना वॉर मशीन से की। उन्होंने अपने देश की सरकार को सावधान किया है। मार्टिन ने कहा है कि जर्मनी अब पहले से ज्यादा असुरक्षित हो गया है और सरकार दुश्मनों के सामने अधिक से अधिक जमीन खो रही है। उन्होंने इस वर्ड इस्तेमाल किया कि इस्लामिक आतंकवाद का खतरा पहले से ज्यादा है। शरणार्थियों और चाकूबाजी की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। गंभीर यौन अपराध और गैंगरेप बढ़ रहे हैं। बच्चों और महिलाओं को चलती ट्रेन के सामने फेंका जा रहा है। भारत में भी घुसपैठ होती है और सबको मालूम है कि किस रास्ते से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। घुसपैठियों की पहचान करने के लिए जब भारत में एनआरसी की मांग उठती है तो एक तबका परेशान हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को वो धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। जबकि अगर देश सुरक्षित होगा तभी हर धर्म का व्यक्ति सुरक्षित होगा। लेकिन नहीं, इस देश में तो हर चीज का हंगामा हो जाता है। देखिए अभी अगर एनआरसी आएगी तो देखिएगा क्या तमाशा होगा। लेकिन देखिए कि एक दीवार अमेरिका के लिए कैसे दीवार बन जाती है सुरक्षित और असुरक्षित होने के बीच की। पाठशाला में अब उस सुसाइड प्लान का चैप्टर जिसे एक कार ने फेल कर दिया। आपको बताऊंगा कि कैसे एक कार 300 फीट गहरी खाई में गिरी, लेकिन हर आदमी बच गया जो उस कार में बैठा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक कार एक्सीडेंट हुआ और इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तेज रफ्तार कार हाईवे से 300 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई। कार में 4 लोग सवार थे और किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। यह हादसा कैसे हुआ, किस तरह से कार सवार लोगों को रेस्क्यू किया गया, पाठशाला में आज आपको इसकी डिटेल बताता हूं। यह हादसा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के पास सोमवार 2 जनवरी को हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया के पासाडेना इलाके में रहने वाले भारतीय मूल के धर्मेश पटेल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपनी टेस्ला कार से कैलिफोर्निया से सैन फ्रांसिस्को की तरफ जा रहे थे। जिस हाईवे पर वो सफर कर रहे थे उसे हाईवे 1 कहते हैं। इसी हाईवे पर सैन मैटियो काउंटी के पास एक जगह है जिसे डेविल स्लाइड कहते हैं। कार की हालत देखिए आप बॉस, उस कार की हालत देखिए और सोचिए इसमें लोग बच गए। यह है डेविल स्लाइड जो आपको दिखा रहा था। इसी डेविल स्लाइड पर धर्मेश पटेल की कार खाई में गिर गई। करीब 250 से 300 फीट नीचे पत्थरों में कार जाकर गिरी और बुरी तरह से टूट फूट गई। लेकिन कार में सवार धर्मेश पटेल, उनकी पत्नी, दोनों बच्चे सब सुरक्षित बच गए। अभी कहानी में एक ट्विस्ट है, उस पर आऊंगा। लेकिन सुनिए कि हादसे की खबर मिलने के बाद क्या हुआ। हादसे की खबर मिली तो राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। एक साथ कई हेलीकॉप्टर हादसे वाली जगह पर पहुंचे।
बचाव दल के लोग नीचे खाई में उतरे, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि इतनी ऊंचाई से कार गिरी है। कार ऐसी हालत में है कि देख के लग नहीं रहा कि कोई बचा होगा, लेकिन सब बचे हुए हैं। इस तस्वीर से आपको कार जिस खाई में गिरी है उसकी गहराई का अंदाजा लगेगा। 300 फीट नीचे कार पत्थरों के बीच में पड़ी हुई है, चारों तरफ समुद्र का पानी है। रेस्क्यू करने वाले ये सोचकर नीचे उतरे थे कि कोई जिंदा ही नहीं बचा होगा। जब बचाव दल नीचे उतरा तो यह देखकर हैरान रह गया कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित थे। कार के अंदर एक आदमी दिख रहा है और ये बच्चा भी दिख रहा है, जरा उसकी भी तस्वीर दिखाइए कि जब वो उतरे तो उनको कार के अंदर एक बच्चा और आदमी भी दिखिए। देखिए कार के अंदर आदमी दिख रहा है। बचाव कर्मचारियों के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था कि इतने भीषण हादसे में सब लोग बच गए। बच्चे को देखिए कैसे निकाल कर ले जा रहे हैं। बचाव दल ने फौरन सभी को कार से निकाला और एयरलिफ्ट करके ऊपर हाईवे तक पहुंचाया जहां एम्बुलेंस मौजूद थी। एक एक करके चारों लोगों को ऊपर पहुंचाया गया। उसके बाद सभी को स्टैनफोर्ड मेडिकल सेंटर में एडमिट करा दिया गया। हादसे के बाद कार की क्या हालत हो गई ये आपको दिखाता हूं। जो कार गिरी 250 फीट 300 फीट नीचे गहराई में, उसका हर हिस्सा टूट गया, लेकिन कार के अंदर सीटें सही सलामत है। सोचिए कार कितनी जबरदस्त है टेस्ला की। हाईवे से नीचे गिरने से पहले कार एक पत्थर से टकराई, उसके बाद हवा में फ्लिप हुई, उसके बाद नीचे खाई में सीधे आ गिरी। अंदर देखिए एयरबैग्स खुले हुए हैं, चक्का एकदम टेढ़ा हो गया है, कार पिचकी हुई है जैसे कोई टॉय कार। अभी ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, कार धुंधू करके जल गई 2 मिनट में। यहां कार जो है वो गिर भी गई, बच भी गई, लोग भी बच गए। मतलब कार तो नहीं बची, लोग बच गए। यह कार टेस्ला मॉडल की वाई कार थी जिसे सुरक्षा के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली। यह टेस्ला की सबसे सुरक्षित कारों में से एक मानी जाती है। टेस्ला मॉडल वाई कार में फ्रंट एयरबैग के साथ सीट माउंटेड एयरबैग यानी सीट में फिट एयरबैग। इसके अलावा कार की दोनों साइड पर कर्टेन एयरबैग होते हैं जो साइड से टक्कर होने पर बचाते हैं। टेस्ला मॉडल वाई कार अमेरिका में $65,000 में मिलती है, यानी लगभग 54 लाख रुपए की। और जिस जगह पर यह हादसा हुआ, यह देखिए, यह डेविल स्लाइड। यहां पर यह हादसा हुआ जिसको डेविल स्लाइड, उसका नाम में यह डेविल स्लाइड, कितना खतरनाक इलाका है। लेकिन इस कहानी में अभी एक ट्विस्ट है, उस पर आता हूं। उससे पहले जरा टेस्ला मॉडल वाई कार में ऑटो पायलट फीचर जो है वो भी बता दूं। यह कार अपने आप भी चल सकती है। हादसे के बाद जब जांच की गई तो पता क्या चला पता है? हादसे के वक्त कार ऑटो पायलट मोड पर नहीं थी, धर्मेश उसे खुद ड्राइव कर रहे थे। टेस्ला कार अपने आप खाई में नहीं गिरी। कहानी में ट्विस्ट यह है कि धर्मेश ने खुद ही कार को खाई में गिराया। यह जांच में निकल कर आ रहा है। मतलब एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट किया गया। धर्मेश अपने बीवी बच्चों के साथ कार को लेकर खाई में गिरा, खुद गिरा। पुलिस ने धर्मेश के खिलाफ मर्डर की कोशिश और चाइल्ड अब्यूज का केस दर्ज किया है। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही धर्मेश पटेल को जेल भेज दिया जाएगा। अमेरिकी पुलिस इस मामले को मामूली हादसा नहीं मान रही, बल्कि सुसाइड के एंगल से जांच कर रही है। यह व्यक्ति अमेरिका में रेडियोलॉजिस्ट था, 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का और 9 साल का। अब यह पता लगाया जा रहा है कि क्या उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या फिर वो आत्महत्या के इरादे से निकला और उसके सुसाइड प्लान को कार ने फेल कर दिया। क्योंकि अगर कार में इतने फीचर नहीं होते तो सब खत्म थे। लेकिन अगर सुसाइड ही करना था तो फिर इतनी महंगी और सेफ कार लेने की क्या जरूरत होती? मतलब अगर शुरू से सोच रहा होता। इसलिए यह समझना जरूरी है कि उस वक्त दिमाग में क्या आया, क्यों सुसाइड का सोच रहा था, क्या चल रहा था, यह जांच का विषय। पाठशाला में अब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की गलतफहमी दूर करने वाला एक चैप्टर खोलता हूं। इसमें आपको बताऊंगा कि क्या डूबते बॉलीवुड को मोदी योगी बचा सकते हैं। पिछले कुछ साल से फ्राइडे का नाम सुनकर बॉलीवुड के लोग सहम जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर हिंदी फिल्में धड़ाधड़ पिट रही हैं। शुक्रवार को नई फिल्म आती है, लेकिन रविवार के बाद थिएटर में पब्लिक आना बंद हो जाती है। पहले यह माना गया कि यह सब कोरोना की वजह से हो रहा होगा, लोग डरते हैं, नहीं आते हैं थिएटर में। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह सब सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बॉलीवुड, #बॉयकॉट बॉलीवुड जो ट्रेंड चलता है, उसकी वजह से हो रहा है। इसलिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मीटिंग में जाने माने एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा
कि सीएम योगी और पीएम मोदी मिलकर सोशल मीडिया पर चल रहे बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को रुकवाने में मदद करें ताकि फिल्म इंडस्ट्री को हो रहे नुकसान को रोका जा सके। ये तो वही बात हो गई कि आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है और वजह दूसरों पर थोप रहे हैं। क्या इस देश के लोग इतने भोले हैं कि ट्विटर के एक ट्रेंड से फिल्म देखना बंद कर देते हैं और सोशल मीडिया को देखकर ये मान लेंगे कि हमें ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है? और क्या बॉलीवुड में हर फिल्म का विरोध हो रहा है कि इसलिए बॉलीवुड डूब गया 2022 में 2021 में? आज मैं आपको ऐसी हिट फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो बॉयकॉट ट्रेंड के बाद भी सुपर हिट हुई। तमाम आलोचना के बावजूद दर्शक थिएटर में फिल्म देखने गए और पसंद भी की। लेकिन उससे पहले फिल्म एक्टर सुनील शेट्टी की एक बार बात सुनवा देता हूं जो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कही थी। फिर जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा जो भ्रम दूर करेगी। ऑडियंस की तकलीफ हो रही है तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है। यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। सुनील शेट्टी जी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो बॉयकॉट बॉलीवुड की वजह से हिंदी फिल्में नहीं चल रही, वरना तो सुपर डुपर हिट हो जाती। अरे भाई, हिट फिल्म का सिंपल सा फंडा है, अगर फिल्म में दम होगा, कहानी से लेकर एक्टिंग तक और डायलॉग से लेकर डायरेक्शन तक में दम होगा, तो कोई भी फिल्म को हिट होने से रोक नहीं सकता, फिर चाहे कोई भी ट्रेंड चल जाए। पहले आपको कुछ फिल्मों के बारे में बता देता हूं जिनका विरोध भी हुआ और वो हिट भी हुई। फिर आऊंगा कि कितना ये सच है कि बॉयकॉट बॉलीवुड की वजह से बॉलीवुड को नुकसान हो रहा है। जैसे आप देखिए 2018 में फिल्म पद्मावत आई थी, पूरे देश में विरोध हुआ। इसमें हिंदू और राजपूत समाज की भावनाओं को लेकर कुछ विवाद था, जिसकी वजह से फिल्म का नाम तक बदल दिया गया था। यह फिल्म 215 करोड़ रुपए में बनी थी और इसने 545 करोड़ रुपए की कमाई की थी, तो ये तो बॉयकॉट के बाद भी चल गई। 2017 में प्रकाश झा की एक फिल्म आई थी, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। इस फिल्म का बहुत विरोध हुआ। यह आरोप लगाया गया कि फिल्म में इस्लाम के खिलाफ बातें कही गई हैं। इसके विरोध में विरोध हुआ। विरोध के बाद भी फिल्म ने 21.5 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि सिर्फ 7 करोड़ रुपए में फिल्म बनी थी, मतलब 3 गुना कमाया। 2016 में दंगल उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। तब आमिर खान ने यह कहा था कि उनकी पत्नी किरण राव को बहुत डर लगता है भारत में। इस बयान का बहुत विरोध हुआ और दंगल का बॉयकॉट शुरू हुआ। इसके बाद भी फिल्म ने 700 करोड़ रुपए का कलेक्शन तो अकेले भारत में किया और बनी सिर्फ 132 करोड़ में थी। इसी तरह 2014 में आई फिल्म पीके में हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप लगे। फिल्म का विरोध भी हुआ, लेकिन फिल्म ने बहुत बिजनेस किया। पीके 122 करोड़ में बनी थी, 616 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो गया। 2013 में एक फिल्म आई थी, गोलियों की रासलीला रामलीला। इस फिल्म के टाइटल का बहुत विरोध हुआ, लेकिन फिल्म ने 200 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि बनी 88 करोड़ में थी। तो कोई ये कह दे कि भाई बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है इसलिए हमारी फिल्में नहीं चल रही हैं, बॉस ये बात ठीक लग नहीं रही, क्योंकि जिनका बॉयकॉट हुआ उन्होंने पैसे कमा लिए। कई बार ऐसा उदाहरण दिखता है। ऐसी और भी कई फिल्में हैं जिन पर विवाद हुआ लेकिन बॉयकॉट का कोई असर नहीं हुआ। यह दर्शक पर डिपेंड करता है कि वो फिल्म देखना चाहता है या नहीं। अगर फिल्म में दम है तो चलेगी, वरना पिटेगी। यह सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आपको ऐसी फिल्में भी बता देता हूं जिनका कोई विरोध नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर बॉयकॉट का कोई ट्रेंड नहीं चला, फिल्म का खूब प्रमोशन भी हुआ, इसके बाद भी फिल्में नहीं चली। और इन फिल्मों में सुपरस्टार्स थे जिन्हें हिट देने वाले गारंटीड एक्टर्स के तौर पर माना जाता है, लेकिन इनकी फिल्मों में से प्रोड्यूसर का बड़ा घाटा हुआ। जैसे अगर आपको दिखाऊं, एक फिल्म आई थी सम्राट पृथ्वीराज। ये 100 करोड़ का घाटा हुआ इसको। 100 करोड़ ये घाटा बता रहा हूं।
100 करोड़ का घाटा। इसका कौन सा बॉयकॉट हुआ था? एक फिल्म आई थी रक्षाबंधन अक्षय कुमार की, इसका कौन सा बॉयकॉट हुआ था? इसको 100 करोड़ का घाटा हुआ, 100 करोड़ का। एक फिल्म आई थी बच्चन पांडे, इसको 10 करोड़ का नुकसान हुआ, लागत मुश्किल से निकला। ये तीनों अक्षय कुमार की फिल्में हैं जिनको कहा जाता है कि भाई ये तो बीजेपी के करीब हैं, ये तो मोदी जी के खास हैं वगैरह वगैरह। इनका कोई बॉयकॉट नहीं हुआ, लेकिन फिल्में नहीं चली। रणवीर कपूर की फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, ये 400 करोड़ में बनी थी, इसको 40 करोड़ का घाटा हुआ। इसका कोई ऐसा विरोध तो हुआ नहीं था, एक कोई डायलॉग चल रहा था कि इन्होंने कुछ खाने पीने को लेके कह दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरे देश में विरोध रहा था। लेकिन फिल्म लोगों को वैसे नहीं समझ में आई। रणवीर सिंह की फिल्म आई थी सर्कस, हाल ही में आई है, जयेश भाई जोरदार, सब फ्लॉप हो गई। इनका कौन सा बॉयकॉट हुआ? इनका तो किसी ने विरोध नहीं किया ना, फिर भी नहीं चली। दर्शकों को फिल्म पसंद नहीं आई, इसलिए पसंद नहीं आई तो फिर चली नहीं। अब आप बॉयकॉट का बहाना बनाकर कहें कि फिल्मों को नुकसान हो रहा है, मोदी जी योगी जी आप बता लीजिए, ये कोई बात हुई? फिल्म ढंग की बनाई है ना बॉस। और जैसे आपको पता होता कि ये फलाने धर्म विशेष को अगर आहत करेंगे तो बॉस मामला गड़बड़ा जाएगा, वैसे ही दूसरे धर्मों का भी ध्यान रखिए। इतना तो आपको करना चाहिए, भावनाएं किसी के हाथ ना हो। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर वो कर भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उससे फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। फिल्म बनाइएगा घटिया तो कौन देखने जाएगा भाई? आमिर खान की फिल्म अभी नहीं चली, कौन सी आई थी वो जो अभी लाल सिंह चड्ढा, नहीं चली। अब लोगों ने डाल दिया कि बॉयकॉट बॉलीवुड हुआ इसलिए नहीं चली, लेकिन जिस आदमी ने फिल्म देखा वो कह रहा है कि भाई हम देखने लायक नहीं थी, बर्दाश्त करने लायक नहीं थी, हम लोग ओटीटी पे नहीं देख पा रहे थे, कैसे लोग थिएटर में देखते। एक और उदाहरण देता हूं जिससे ये साफ हो जाएगा कि ट्विटर पर बॉयकॉट वाली दलील में दम नहीं है। इसके लिए भारत में ट्विटर यूजर और सिनेमा हॉल में फिल्म देखने वालों की संख्या बता देता हूं। ट्विटर यूजर जो है वो 2,40 लाख हैं। सिनेमा हॉल दर्शक जो है वो 2019 में 15 करोड़ था, प्लस नॉन स्मार्टफोन यूजर 60 करोड़। बटन वाला अच्छा है, ये फ्रीडम के नाम पर आप कुछ कर रहे हैं। तो बॉयकॉट बॉलीवुड से ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा कि फिल्म फ्लॉप हो जा रही। बहुत चमाचम फिल्म थी और नुकसान है। आपकी तैयारी कमजोर है, पेपर कठिन नहीं आ रहा, आपको जो एग्जामिनर है वो फेल नहीं कर रहा, आप खुद फेल हो रहे हैं, तो थोड़ा उस पर काम कीजिए। पाठशाला में आज के लिए इतना ही, समय एकदम खत्म हो गया। नमस्कार।